हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 की जो हिस्ट्री है उसका हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर दिए पहले ही, जिसका नाम है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। टॉप चैप्टर कौन सा चल रहा है हमारा? किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। इसके 2 लेक्चर मैं ऑलरेडी ला चुका हूँ, जिसमें मैंने महाजनपदों के बारे में और बेसिक जानकारी मैंने बता दी है। आज जो हमारा टॉपिक जो रहने वाला है बॉस, उस टॉपिक के बारे में पहले ही बता देता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे, एक किताब की हेडिंग है एन अर्ली एम्पायर, एक शुरू वाले एम्पायर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है मौर्यन एम्पायर। बॉस किसके बारे में डिस्कस करेंगे? मौर्यन एम्पायर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वो एम्पायर है जिसका रूल 321 BCE में स्टार्ट होता है और ये रूल चलता है आपका 185 BCE तक रूल चलता है। लगभग आप कह सकते हो 150 सालों तक इन्होंने राज किया था। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर, इंडिया की हिस्ट्री का अगर हम ग्रेटेस्ट एम्पायर की बात करें तो उसमें अब नाम आता है आपका मौर्यन एम्पायर का। ये एम्पायर आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर रूल करता है? मगध वाले रीजन में रूल करता है। तो शुरू करते हैं टॉपिक को, ठीक है। पीछे से कनेक्ट करेंगे जो भी हमने डिस्कस किया है अर्लियर लेक्चर्स में, पिछले वाले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि 16 महाजनपद निकल के आते हैं नॉर्थ इंडिया में। कितने महाजनपद निकल के आते हैं? 16 महाजनपद निकल के आते हैं। आई टोल्ड यू, पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर वैदिक सिविलाइजेशन और फिर इसके बाद महाजनपद पीरियड आता है। 16 महाजनपदों में एक महाजनपद बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, जिसका नाम था मगध। मगध के बारे में मैंने बता दिया था। मगध जो है मोस्ट पावरफुल महाजनपद निकल के आता है। और जब ये पावरफुल होने लगता है तो इसमें कई सारी डायनेस्टीज रूल करने लगती हैं। जैसे शुरू में एक डायनेस्टी आई थी, हर्यंक डायनेस्टी आई थी। यहाँ पर कौन सी डायनेस्टी आई थी? हर्यंक। इसके बाद यहाँ पर एक शिशुनाग डायनेस्टी आई थी, शिशुनाग डायनेस्टी आई थी। फिर इसके बाद यहाँ पे एक नंदा डायनेस्टी आई थी। कौन सी? नंदा। और फिर यहाँ पे आती है मौर्य डायनेस्टी। तो यही हम डिस्कस करेंगे मौर्य डायनेस्टी के बारे में। तो आपको पता रहना चाहिए कि मौर्य से पहले भी भाई मगध में रूल आया था। किसका? हर्यंक डायनेस्टी का, शिशुनाग डायनेस्टी का, नंदा डायनेस्टी का। फिर आती है मौर्य डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था उसका नाम था धनानंद। धनानंद जो था इसका लास्ट रूलर था। इस धनानंद को डिफीट करके अपने जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, कौन से? चंद्रगुप्त मौर्य, वो फाइंड करते हैं, मौर्य डायनेस्टी को फाउंड करते हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन अबाउट मौर्य डायनेस्टी। अब इन चीज़ों को आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से लिख भी सकते हो, पर पहले मैं चाहूँगा कि आप यार एक बार समझ लें। एक मैं फ्लो चार्ट बना रहा हूँ, या आप कह सकते हो माइंड में बना रहा हूँ, जिसमें मौर्य डायनेस्टी की बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो डायनेस्टी है हमारी बॉस मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी या मौर्य एम्पायर, मौर्य एम्पायर की सारी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसी में हम देखते हैं मौर्य एम्पायर के बारे में। सबसे पहले बात करें कि इसके फाउंडर कौन थे भाई। तो मौर्य एम्पायर के जो फाउंडर थे वो थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर हैं। व्हाट ही डिड, इन्होंने क्या किया था? एक धनानंद थे भाई साहब। कौन थे? धनानंद, जो अभी मैंने बताया था। और धनानंद कौन सी डायनेस्टी के थे? ये थे आपके नंदा डायनेस्टी के, नंदा डायनेस्टी। और नंदा डायनेस्टी के भाई साहब ये लास्ट रूलर थे बॉस। कैसे रूलर थे? लास्ट रूलर, जो रूल करते आ रहे थे किस पर? मगध पर रूल करते आ रहे थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इस धनानंद को क्या कर दिया भाई साहब? इस धनानंद को इन्होंने डिफीट कर दिया, एक बैटल में हरा दिया। और इनकी मदद करने वाले जो व्यक्ति थे, उस व्यक्ति का नाम जरूर याद रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टीवी पे आपने नाटक भी देखा हुआ है, ऐसी बात नहीं है, नाटक भी आता है ना। चंद्रगुप्त मौर्य की बहुत ज़्यादा मदद करी थी भाई साहब इस समय पर। किसने? कौटिल्य ने। ध्यान रखना, किसने मदद करी थी? कौटिल्य ने, या जिनको हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, या जिनको हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। तो 3 नाम है भाई साहब चाणक्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने विद दी हेल्प ऑफ चाणक्य, किसकी मदद से? चाणक्य की मदद से बॉस, चाणक्य की मदद से या कौटिल्य की मदद से किसको डिफीट कर दिया? इन्होंने धनानंद को डिफीट कर दिया। और धनानंद कौन थे? लास्ट रूलर थे किसके? आपके नंदा डायनेस्टी के। और इस्टेब्लिश कर दी जाती है मौर्य डायनेस्टी का फाउंडेशन ले कर दिया जाता है 321 BC के आसपास। कोई पूछे यार मौर्य डायनेस्टी में फेमस रूलर्स के नाम बताओ, तो आपको मैं बता दूं फेमस जो रूलर्स हैं मौर्य डायनेस्टी के, 3 रूलर्स बहुत ज़्यादा फेमस है इसमें आपके। पहले तो हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। पहले कौन से हो जाएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, ध्यान रखना जब हम गुप्ता डायनेस्टी पढ़ेंगे वहाँ पे चंद्रगुप्त फर्स्ट और चंद्रगुप्त सेकंड आते हैं ना, मौर्य नहीं है। फिर आगे इसमें बड़े इंपॉर्टेंट रूलर हैं एक
बिंदुसार, दूसरे रूलर कौन से हैं, बिंदुसार। और तीसरे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर है दैट इज अशोका, अशोक के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये 3 रूलर्स हो जाएंगे, किसके बारे में, मौर्य डायनेस्टी के बारे में। दूसरी बात मौर्य डायनेस्टी के बारे में, इसका रूल आपको याद रहना चाहिए, 321 BCE से लेकर 185 BCE तक इनको याद रखना, ये इनका क्या है, रूल रहता है। 321 BCE से 185 BCE तक। मौर्य डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे वो थे बृहद्रथ, कौन थे, बृहद्रथ, ये लास्ट रूलर माने जाते हैं, लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। और इन बृहद्रथ की हत्या कर दी जाती है लास्ट में, इनकी हत्या कौन कर देता है वो भी आप याद रखना, मौर्य डायनेस्टी, इनकी हत्या कर दी जाती है। इन्हीं के एक मतलब कमांडर थे, इन्हीं के भाई साहब एक कमांडर थे जिनका नाम था पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने इनकी हत्या कर दी और हत्या करके इन्होंने, पुष्यमित्र शुंग ने एक डायनेस्टी स्टेब्लिश करी। तो भाई साहब ये इनकी क्या कर देते हैं, ये भाई साहब इनकी हत्या कर देते हैं, यूँ समझ लो असैसिनेशन कर देते हैं। और इन्होंने फाउंड की शुंग डायनेस्टी, ये ध्यान रखना कौन सी डायनेस्टी, शुंगा डायनेस्टी का स्टेब्लिशमेंट किया था। किसने किया था शुंगा डायनेस्टी का स्टेब्लिशमेंट, पुष्यमित्र शुंग ने। तो पुष्यमित्र शुंग क्या हो जाएंगे, ही इज ऑल्सो फाउंडर, क्या है, फाउंडर ऑफ शुंग डायनेस्टी, शुंग डायनेस्टी के फाउंडर हैं, ठीक है। तो मौर्य डायनेस्टी जिसका स्टेब्लिशमेंट कब होता है, 321 BCE में होता है। फाउंडर कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसको हराते हैं, धनानंद को। धनानंद कौन थे, लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर है बॉस। किसकी मदद से हराते हैं, चाणक्य, ठीक है। ये वाली सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। दूसरी बात आपको एक मैं बता दूं, लगभग 305 BCE के आसपास, डेट ऊपर नीचे हो सकती है, लगभग इसके आसपास एक विदेशी व्यक्ति का मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के साथ लड़ाई होती है, या हम कह सकते हैं एक व्यक्ति था सेल्यूकस निकेटर। कौन था, सेल्यूकस निकेटर, जो अलेक्जेंडर का कमांडर था। अलेक्जेंडर जिसको हम सिकंदर बोलते हैं, इसका कमांडर था। इसकी लड़ाई होती है किसके साथ, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। किसके साथ होती है, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ होती है। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है भाई साहब, इनको बुरी तरह से क्या कर देते हैं, डिफीट कर देते हैं, बुरी तरह से हरा देते हैं। किसको हरा देते हैं, सेल्यूकस निकेटर को। तो सेल्यूकस निकेटर हार जाते हैं, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाते हैं। फिर इनका एक व्यक्ति था, ये क्या करते हैं, जब हारने के बाद इनका एक मतलब एम्बेसडर था, एम्बेसडर का नाम है आपका मेगास्थनीज, मेगास्थनीज, ठीक है। मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेज देते हैं, संधि हो जाती है। साथ ही साथ में इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था हेलेना। हेलेना कौन है, इनकी सेल्यूकस की एक बेटी है, ठीक है, ड्राइंग थोड़ी ऐसी है। और चंद्रगुप्त मौर्य की हेलेना से क्या करा देते हैं, शादी करा देते हैं, ये भी याद रखना। ये जो मेगास्थनीज भाई साहब थे, जो किसके कोर्ट में भेज दिए, मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेज दिया। तो मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त के कोर्ट में रहते रहते यहाँ पे एक किताब लिखी थी, इनकी बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंडिका। तो ध्यान रखना, इंडिका एक बुक है जो किसने लिखी थी, मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज कौन है, एम्बेसडर। किसका एम्बेसडर है, सेल्यूकस निकेटर का। किसके कोर्ट में बैठता था ये, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में बैठता था, ठीक है। तो इस इंडिका से हमें मौर्यन सोसाइटी के बारे में या मौर्यन डायनेस्टी के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी देखने को मिलती है, ये भी आप याद रखना, ठीक है। तो अब हम एक मतलब उस पर पहुँचते हैं, टॉपिक पे आते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं अब हम कि हाँ भाई कि मौर्य डायनेस्टी के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें मौर्य डायनेस्टी का कहाँ कहाँ पे रूल था, अगर आपको मैं बताऊं मौर्य डायनेस्टी कहाँ कहाँ पे रूल करती थी, ये देख सकते हो मौर्य डायनेस्टी का एक मैप दे रखा है 265 BC के आसपास। ये पूरा एरिया भाई साहब, ये देखो अफगानिस्तान तक सारा का सारा, इतने बड़े एरिया पे यार कोई भी डायनेस्टी रूल नहीं कर पाई थी जितने बड़े एरिया पे मौर्य डायनेस्टी ने रूल किया था। आप देख सकते हो कितने बड़े एरिया पे मौर्यंस का रूल फैला हुआ था। साउथ में बस थोड़ा सा रह गया था, ये भी इन्होंने सुजेरेंटी इनकी एक्सेप्ट कर ली थी, सुप्रीमेसी। मतलब इतने बड़े एरिया पे रूल करने वाला एम्पायर था मौर्यन एम्पायर। कौन सा एम्पायर था, मौर्यन एम्पायर था। छोटा मोटा एम्पायर नहीं है, हिस्ट्री में ऐसे बहुत कम एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे जितने बड़े एरिया पे इन्होंने रूल किया था कि और कोई यहाँ पे रूल कर पाया हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो कहाँ तक फैला हुआ है, अफगानिस्तान तक फैला हुआ है, पाकिस्तान बलूचिस्तान तक फैला हुआ है ना, नॉर्थ वेस्ट में पूरा फैला हुआ है, सेंटर तो खैर इनका है ही, ठीक है। इतने बड़े एरिया में फैला हुआ था मौर्यन एम्पायर, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं,
ठीक है, अब हम शुरू करते हैं जो अपनी बुक में दे रखा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मौर्य एम्पायर फटाफट पढ़ लेते हैं। बेसिक आपका आई एम श्योर अब डन हो गया होगा। तो पहली बात पॉइंट डिस्कस करते हैं, मौर्य एम्पायर, इसके फाउंडर कौन थे मौर्य एम्पायर के। तो फाउंडर की अगर बात की जाए मौर्य एम्पायर के, तो फाउंडर हमने बता दिया चंद्रगुप्त मौर्य। फाउंडर कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य इसके फाउंडर हैं। किसके फाउंडर हैं भाई? मौर्य एम्पायर के फाउंडर हैं हमारे चंद्रगुप्त मौर्य। कोई पूछे मेन रूलर्स के नाम बताओ, तो मेन रूलर्स के नाम आसानी से आप बता सकते हो। तीन रूलर हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, ये मेन रूलर्स हैं। दूसरी बात, मौर्य एम्पायर कहाँ पे फैला हुआ था? अगर हम बात करें इंडिया में तो था ही नो डाउट, इंडिया के अलावा इनका आज की डेट में जो पाकिस्तान है तो यहाँ तक फैला हुआ था, पाकिस्तान में बलूचिस्तान तक। कहाँ तक फैला हुआ था? पाकिस्तान में बलूचिस्तान तक, और ऊपर अफगानिस्तान तक इनका रूल देखने को मिलता है। किसका रूल देखने को मिलता है? मौर्य एम्पायर का रूल देखने को मिलता है। अब कोई पूछे कि यार हमें यूँ बताओ चलो कि मौर्य एम्पायर के सोर्सेस कौन कौन से हैं, मौर्य हिस्ट्री के सोर्सेस बताओ। तो आपको कोई पूछे सोर्सेस ऑफ मौर्य एम्पायर, मौर्य एम्पायर की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है भाई? सोर्सेस बताओ। अगर आपसे कोई पूछ ले कि यार बताओ भाई मौर्य एम्पायर की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहली बात तो यार देखो, मौर्य एम्पायर के बहुत सारे सोर्सेस में, अगर सिंपल यार सोर्सेस हमारे दो तरह के होते हैं। आपको अगर बेसिक्स मैंने पहले बताए हों तो हिस्ट्री में सोर्सेस दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। कैसे सोर्सेस होते हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हो। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कौन से होते हैं? जो मतलब खुदाई के दौरान हमें कुछ भी मिलता है, बिल्डिंग्स मिलती हैं, सिक्के मिलते हैं, पॉटरी मिलती है, कुछ भी चीज़ मिल रही है खुदाई के दौरान, उसको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। दूसरे सोर्सेस होते हैं बॉस हमारे लिटरेरी सोर्सेस। कौन से सोर्सेस होते हैं? लिटरेरी सोर्सेस। लिखित में जो सोर्सेस होते हैं उनको हम बोलते हैं लिटरेरी सोर्सेस। तो सिमिलरली मौर्यन एम्पायर के भी हमें दो तरह के सोर्स मिले मेनली, एक तो मिले आर्कियोलॉजिकल और दूसरे मिले लिटरेरी सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में अगर हम बात करें, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में हमें क्या क्या मिलता है मौर्यन एम्पायर का, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में आपको बताना है, इनसे संबंधित हमें बहुत सारे स्कल्पचर मिले, मूर्तियाँ मिली हैं भाई साहब। क्या मिली हैं? मूर्तियाँ मिली हैं, स्कल्पचर, मूर्तिकला। वो हमें बहुत सारी जानकारी देता है किसके बारे में? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में। प्लस बहुत सारी फाइंड्स मिले, फाइंड्स मतलब अवशेष मिले, बहुत सारे कॉइन्स मिले हैं, इस समय से कॉइन से हमें जानकारी मिलती है। बहुत सारे रॉक एडिक्ट्स मिले हैं, अशोक ने रॉक एडिक्ट्स लगवाए थे, वो मिले हैं। बहुत सारे पिलर्स मिले हैं, ठीक है। इनसे हमें जानकारी मिलती है किसके बारे में? मौर्यन एम्पायर के बारे में। दूसरी दो किताब जो मैंने अभी डिस्कस करी थी, आपको बताया था, एक तो मैंने नहीं बताई थी, एक तो अभी बता रहा हूँ। चलो, एक किताब है इंडिका। इनका बड़ा सोर्स कौन सा है? इंडिका मैंने बताई थी, किसने लिखी थी? मेगास्त्री जी ने। ऐसे ही जो कौटिल्य थे उन्होंने एक किताब लिखी थी अर्थशास्त्र। कौन सी किताब लिखी थी? अर्थशास्त्र किताब लिखी थी। उससे भी हमें जानकारी मिलती है किसके बारे में? मौर्यन एम्पायर के बारे में बहुत सारी हमें जानकारी देखने को मिलेगी। इंडिका मैंने बताई थी, इंडिका किसने लिखी थी? इंडिका लिखने वाले आपके थे मेगास्थनीज, जो बेसिक्स में अभी डिस्कस किया था। मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपने कौन भेज दिए थे? एम्बेसडर भेज दिए थे। अर्थशास्त्र किसने लिखी भाई साहब? कौटिल्य ने लिखी थी अर्थशास्त्र। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हैं, लिटरेरी सोर्स हैं, जो जानकारी देते हैं हमें किसके बारे में? मौर्यन एम्पायर की हिस्ट्री के बारे में जानकारी देते हैं। बहुत अच्छी जानकारी इनसे हमें देखने को मिलती है। तो ध्यान रखना, अर्थशास्त्र किसने लिखी? कौटिल्य ने। इंडिका किसने लिखी? मेगास्त्री ने। इनसे भी हमें जानकारी मिलती है मौर्य एम्पायर के बारे में। इसके अलावा हमें और भी जानकारी मिलती है, बहुत सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं। कौन से टेक्स्ट हैं? बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, बहुत सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट कह सकता हूँ मैं यहाँ पे, इनसे जानकारी मिलती है। इसके अलावा आपको जैन टेक्स्ट देखने को मिलेंगे, जैना टेक्स्ट, इनसे भी हमें जानकारी मिलती है किसके? मौर्य एम्पायर के बारे में। इसके अलावा पुराणिक एंड लिटरेरी वर्क्स, पुराण और संस्कृत के बहुत सारे टेक्स्ट हैं, उनसे हमें जानकारी मिलती है किसके बारे में? मौर्यन एम्पायर के बारे में। और एक मेजर सोर्स जो मैंने लिख दिया, इंस्क्रिप्शन, अशोक के बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हैं। अशोक के बहुत सारे क्या हैं? इंस्क्रिप्शंस हैं। अशोक क्या करता था? अपनी जनता को कम्युनिकेट करने के लिए एडिक्ट्स का इस्तेमाल करता था, रॉक एडिक्ट्स का, मतलब पत्थरों पर लिखवा देता था और फिर जनता के साथ कम्युनिकेट करता था। तो अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो बहुत बड़ा सोर्स है, वैल्यूबल सोर्स है किसके बारे में? मौर्य एम्पायर के बारे में बहुत बड़ा सोर्स है। तो ये हो जाएगा आपका सोर्सेस के बारे में। एक तो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हो गई, दूसरा अर्थशास्त्र हो गया जो कौटिल्य ने लिखा था, तीसरा इंडिका बुक हो गई जो मेगास्थनीज ने लिखी थी, फिर बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जैन टेक्स्ट, पुरानिक संस्कृत वर्क्स, इनसे भी हमें जानकारी मिलती है। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं।
अब थोड़ा सा लिटिल अशोक के बारे में दे रखा है। किसके बारे में दे रखा है? अशोक के बारे में दे रखा है। ज़्यादा तो नहीं दे रखा, थोड़ा सा ही दे रखा है। वैसे मैं आपको बता दूं अशोक बहुत महान मतलब रूलर रहे, ग्रेटेस्ट मतलब रूलर रहे किसके? मौर्य एम्पायर के। ठीक है, अशोक का टाइम पीरियड अगर मैं आपको बता दूं 272, कहीं पर 273 लिखा रहता है। इससे लेकर 232 BC तक इन्होंने रूल किया था। ठीक है, बहुत मतलब ग्रेटेस्ट रूलर है। अशोक के लिए दो शब्द बहुत यूज किए जाते हैं, आगे भी हम पढ़ेंगे इनको। एक है देव नाम प्रिय, देव नाम प्रिय, और एक शब्द इनके लिए यूज किया जाता है प्रियदर्शी। दूसरा क्या किया जाता है? प्रियदर्शी। देवनाम प्रिय का मतलब है जो देवताओं को भी प्यारा लगता हो भाई, और प्रियदर्शी मतलब जो देखने में बहुत सुंदर दिखता हो, उसको हम बोलेंगे प्रियदर्शी। किसके बारे में है? अशोक के बारे में। बताते हैं लगभग इन्होंने 40 सालों तक रूल किया था। कितने सालों तक रूल किया था? 40 सालों तक रूल किया था। और ये ग्रांड सन थे। कौन थे? ग्रांड सन थे। किसके ग्रांड सन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य इनके क्या हुआ करते थे? ग्रांड सन हुआ करते थे भाई साहब चंद्रगुप्त मौर्य के। और इनके बारे में क्या जानकारी मिलती है? इन्होंने कलिंग का बैटल लड़ा था। क्या लड़ा था? कलिंग बैटल। और कलिंग के बैटल में इन्होंने क्या किया था? कलिंग को जीत लिया था। अब कोई पूछे यार कलिंग कहाँ पर है भाई? कलिंग के बारे में तो हमें पता ही नहीं है। कलिंग का बैटल कब हुआ था? कलिंग का बैटल हुआ था 261 BC में हुआ था कलिंग का बैटल। आपको मैं बता दूं कलिंग नाम की जो जगह है भाई साहब, आज की डेट में अगर आप देखोगे तो यहाँ उड़ीसा में इस वाली जगह पर जगह हुआ करती थी कलिंग। तो कलिंग पिछले वाले रूलर्स नहीं जीत पाए थे, तो कलिंग को कौन जीत जाते हैं? अशोका जीत जाते हैं। और यहीं पर कलिंग के बैटल में इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि आज से मैं युद्ध की नीति छोड़ता हूं और धर्म की नीति अपनाता हूं, है ना। बहरी घोष को छोड़कर धम्म घोष अपनाने की यहाँ पे घोषणा कर दी थी, क्योंकि अशोक का यहाँ पे दिल बदल जाता है, दिल पिघल जाता है। बहुत सारी लाशें देखकर ये थोड़े से मन परिवर्तन हो जाता है, यार नहीं ये तो बहुत ज़्यादा गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने एक नई पॉलिसी अपनाने की घोषणा कर दी थी, धम्म की पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी? धम्म इनकी एक रिलीजियस पॉलिसी थी। धम्म को प्रपोगेट करने का इन्होंने यहाँ पे ठान लिया था। धम्म का मतलब है कि भाई हर किसी का वेलबींग इंश्योर करना, लोगों का क्या होना चाहिए? भला होना चाहिए। युद्ध छोड़ो, प्यार प्रेम से अब लोगों को जीतने की कोशिश करो। ठीक है, तो धम्म के बारे में इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि भाई अब हम धम्म के प्रिंसिपल्स पर चलेंगे। थोड़ा सा धम्म की बात करें। किसकी बात करें? धम्मा की बात करें। धम्म या धम्मा कुछ भी कह लो, ठीक है, एक ही बात है। ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो लोगों के मॉरल डेवलपमेंट के लिए इस्टेब्लिश किए गए थे। ध्यान रखना, ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो लोगों के मॉरल डेवलपमेंट के लिए इस्टेब्लिश किए थे। किसने? अशोक ने इस्टेब्लिश किए थे। उसी को हम क्या बोलते हैं? धम्मा बोलते हैं। ठीक है, इनकी जानकारी इनके रॉक एडिक्ट से मिलती है। कई सारे इनके क्या हैं? रॉक एडिक्ट्स हैं, वहाँ पर इनको इन्होंने लिखवा दिया था रॉक्स पर, और उनसे हमें जानकारी मिलती है। अशोक कहते हैं कि यार गलत कामों को छोड़ो, दुनिया का भला करो, लोगों का चैरिटी करो, दया दिखाओ, सत्य बोलो, एक्शन एकदम प्योर होने चाहिए। वही क्या है? धम्मा। अगर कोई पूछ ले धम्म के क्या क्या प्रिंसिपल हैं, तो धम्म के प्रिंसिपल्स के बारे में बताऊँ तो 3-4 तो अपनी बुक में भी दे रखें, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पहला, आपका नेचर कैसा होना चाहिए? एकदम बढ़िया होना चाहिए। रेस्पेक्ट करो भाई साहब एल्डर्स का। रेस्पेक्ट किसका करो? एल्डर्स, बड़े जो लोग होते हैं उनका आपको रेस्पेक्ट करना चाहिए। अब वही बात है यार, कोई अलग बात नहीं है। ब्राह्मणों के प्रति थोड़ा सा, ब्राह्मण्स के प्रति क्या दिखाओ? थोड़ा सा जेनरोसिटी दिखाओ। जेनरोसिटी मतलब वही काइंड ऑफ उदारता दिखाओ यार। ब्राह्मण्स के प्रति जेनरोसिटी दिखाओ। जेनरोसिटी मतलब उदारता शो करो ब्राह्मण्स के प्रति। फिर इसमें दे रखा है कि अपने जो स्लेव्स हैं, आपके जो गुलाम हैं और आपके जो नौकर चाकर हैं, उनके प्रति थोड़ा सा काइंडली बिहेव करो, थोड़ा प्यार से बिहेव करो यार, है तो इंसान वो, है ना, उसके बारे में। फिर ये करें रेस्पेक्ट करो किसी दूसरे का, अदर कोई दूसरा व्यक्ति है उसका, चाहे रिलीजन हो, अपने रिलीजन के अलावा उनकी जो ट्रेडिशंस हों, उनकी जो मतलब रीति रिवाज हों, उनका हमें क्या करना चाहिए भैया? रेस्पेक्ट करना चाहिए। अपने रिलीजन का रेस्पेक्ट तो तुम करते ही करते हो, दूसरों के रिलीजन का भी क्या करो? रेस्पेक्ट करो। बिहेवियर अच्छा रखो, अपना गुड बिहेवियर रखो। हर किसी के प्रति आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। थोड़ा चैरिटी पे ध्यान दो, दान पुण्य पे ध्यान दो भाई, ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, पब्लिक वेलफेयर करो, है जनता का थोड़ा भला करो, उसके लिए ऐसे काम करो थोड़ा सा जिससे लोगों का भला हो। नेचर बढ़िया रखो, सभी प्रकार की बुराइयों को त्याग दो, सभी प्रकार की बुराइयों को त्याग दो। नॉन वायलेंस पर फोकस करो, अहिंसा, किस पर फोकस करना है? अहिंसा पे फोकस करना है। दया भाव रखो अपने प्रति, दूसरों के प्रति कंपैशन रखो बॉस। ठीक है,
और अपने रेस्पेक्ट करो भाई गुरु का, लोगों का, ठीक है। और चैरिटेबल होना चाहिए हर किसी के प्रति, ब्राह्मण्स के प्रति, नीडी के प्रति, दोस्तों के प्रति। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं, किसके प्रिंसिपल्स हैं? धम्म के प्रिंसिपल्स हैं बॉस। किसके प्रिंसिपल्स हैं? धम्म के प्रिंसिपल्स। अब धम्म के प्रिंसिपल्स तो बना दिए, अब इन प्रिंसिपल्स को प्रोपोगेट करने के लिए, फैलाने के लिए किसी की जरूरत पड़ेगी। तो धम्म के प्रिंसिपल्स को फैलाने के लिए अशोक ने क्या किया? कुछ स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंट किए, जिनको बोला धम्म महामाता। क्या बोला था? धम्म महामाता बोला था। धम्म महामाता कौन थे? ये वो स्पेशल ऑफिसर्स थे, ये वो स्पेशल ऑफिसर्स थे जिनको अपॉइंट किया था अशोक ने। किसने अपॉइंट किया था? अशोक ने अपॉइंट किया कि बॉस आपको हम एक जिम्मेदारी देते हैं। क्या जिम्मेदारी देते हैं? आपको हमारे जो धम्म के प्रिंसिपल्स हैं इनको स्प्रेड करना है। क्या काम था इनका? स्प्रेड करो मैसेज ऑफ धम्मा। धम्म के मैसेज को आपको स्प्रेड करना है। इन्हीं स्पेशल ऑफिसर्स को क्या बोला गया? धम्म मात्रा। और तो और यार, अशोक ने अपने बेटा और अपनी बेटी, इन दोनों को भी धम्म के प्रिंसिपल्स को स्प्रेड करने के लिए श्रीलंका भेज दिया था उस समय पर। कहाँ भेज दिया था? श्रीलंका, ठीक है। इनके बेटे का नाम था महेंद्र, उनकी बिटिया का नाम था संघमित्रा। इन दोनों को धम्म के प्रिंसिपल्स को स्प्रेड करने के लिए इन्होंने श्रीलंका भेज दिया था, ठीक है। किसने? अशोक ने, ठीक है। तो मौर्य एम्पायर के बारे में बस यूँ समझ लो, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे मौर्य एम्पायर के में अशोक की इंस्क्रिप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे और मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कल मतलब जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा उसमें आपको देखने को मिलेगा मौर्य एम्पायर हम पूरा फिनिश कर देंगे। तो आई थिंक इट इज एनफ फॉर टुडे। सो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो खुश रहो भाई, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।